हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हम हमारी क्लास में जो मानव तंत्र वाली जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में हमने हमारे पिछली क्लास तक नर जनन तंत्र को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की क्लास उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो साधारण सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि मादा जनन तंत्र जो है मादा के शरीर में कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो जो नर जनन तंत्र होता है वो नर के शरीर के अंदर उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। और जो मादा जनन तंत्र है वो श्रोणि गुहा में स्थित होता है, जिसे कहते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो पहली जानकारी तो हमारी यही कि जो मादा जनन तंत्र है वो कहाँ स्थित होता है, तो वो होता है श्रोणि गुहा में स्थित होता है, ठीक है। अब चलिए ये तो हमारी साधारण सी जानकारी होगी कि भी श्रोणि गुहा में स्थित होता है। अब अगर हम बात करें कि मादा जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है, जैसे हमने नर जनन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था कि भाई उसका सहायक अंग कौन से है, उसका प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है और सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है। उसी की तरह हमें इस मादा जनन तंत्र को देखना है और उस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे लिए ये जो टॉपिक है बहुत ईजी हो जाएगा, समझने में भी हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र में कि इसका प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा होता है। अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की तो इसमें जो प्राथमिक प्रजनन अंग होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, जिसे कहते हैं ओवेरी, अंडाशय या जिसे कहते हैं ओवेरी। अब जैसे कि नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग था वो था वृषण, टेस्टिस, जो कि एक जोड़ी था। तो समान वैसे ही मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन अंग होते हैं अंडाशय और ये होते हैं आपके एक जोड़ी। कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी संख्या में कितने हो गए? 2 होंगे, यानी 2 अंडाशय होंगे। अब जो ये अंडाशय है, अगर आप इस चित्र में देखें तो ये जो देखो मैंने नीली लाइन से ड्रॉ करे हैं, ये जो है ये क्या है? अंडाशय है। ये अंडाशय है जो मतलब कि मादा जनन तंत्र में 2 होते हैं। अब ये जो अंडाशय होते हैं ये एक तो गर्भाशय भित्ति से जुड़े रहते हैं और एक श्रोणि भित्ति से जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों से ये किस प्रकार जुड़ा रहता है? तो ये लिगामेंट्स के द्वारा। तो देखो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अंडाशय गर्भाशय भित्ति और श्रोणि भित्ति से किस द्वारा जुड़ा रहता है, किस स्तर से जुड़ा रहता है? तो लिगामेंट्स के द्वारा, ठीक है। लिगामेंट्स का कार्य ही क्या है हमारे शरीर के अंदर, है ना, मतलब भित्तियों को जोड़ के रखने का। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पीछे तो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है और इस साइड पीछे की तरफ ये श्रोणि गुहा से जुड़ा होता है। तो एक जोड़ी जो अंडाशय है वो इस प्रकार के होते हैं। अब इस अंडाशय में बात करें तो पहले हम यही से शुरू कर लेते हैं कि भाई जो ये अंडाशय है, ये अंडाशय के अंदर आंतरिक संरचना क्या है। क्योंकि जो हमारा प्राथमिक प्रजनन अंग होता है मादा के अंदर, इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे हमने बात करी थी शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ था? वृषण, टेस्टिस में हुआ था। वैसे ही इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो मादा युग्मक जो है उसको हम कहते हैं अंडाणु और अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। अब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इस अंडाशय की तो इसके अंडाशय को जब आप इसकी आंतरिक संरचना देखोगे तो पहले तो इसकी पूरी आंतरिक संरचना को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा जो है वो खुद 2 भागों में बटा होता है। ये स्ट्रोमा 2 भागों में बटा होता है। इसमें जो परिधीय भाग होता है ना, इसको कहेंगे परिधीय कॉर्टेक्स या इसे ही कहेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो मध्य का भाग होता है उसको कहेंगे मध्यांश कॉर्टेक्स या इसे कहेंगे मेडुला कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा होता है, अंडाशय की आंतरिक संरचना जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, वो 2 भागों में डिवाइड है। एक परिधीय कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक मध्यांश कॉर्टेक्स जिसे कहेंगे मेडुला कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो ये परिधीय कॉर्टेक्स होता है, इस परिधीय कॉर्टेक्स पे छोटी छोटी जो है वो कुछ सूक्ष्म प्रकार की अंडपुट्टिकाएं पाई जाती है ना, बहुत छोटी अंडपुट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं अंडपुट्टिकाओं को हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका। क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका कह सकते हो आप इसको, या ग्राफियन फॉलिकल्स कह सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पर जो ये अंडपुट्टिकाएं पाई जाती है इनको कहते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं, ठीक है। और इन्हीं ग्राफियन पुट्टिकाओं के अंदर एक होती है अंडजनक कोशिका। इन्हीं ग्राफियन पुट्टिकाओं में एक होती है अंडजनक कोशिका। वो अंडजनक कोशिका जो है oogenesis की क्रिया के द्वारा, oogenesis की क्रिया क्या होती है जिसे हम कहते हैं अंडजनन की क्रिया, है ना। oogenesis की प्रक्रिया के दौरान वो अंडे का निर्माण करती है। तो देखो किस अंडाणु में भी कहाँ पे? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल कॉर्टेक्स में कहाँ पर? अंडपुट्टिकाओं में, जिन्हें हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। ग्राफियन पुट्टिकाओं में उपस्थित होती है अंडजनन कोशिकाएं जो कि अंडाणु का निर्माण करती है, जिसके द्वारा अंडे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ
पर ग्राफीन पुट्टिका और ग्राफीन पुट्टिका में जब इस अंडजनक कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए जो ये मध्यांश कॉर्टेक्स होता है, अब इसका क्या कार्य है अंडाणु के अंदर, इसकी अगर हम बात करें तो इसका अंडाशय में कार्य है रक्त वाहिकाओं का निर्माण करना। किसका? रक्त वाहिकाओं का निर्माण करना। अब ये रक्त वाहिकाएं क्या कार्य करेगी, जब हम आर्तव चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ इसका रोल देखेंगे, ठीक है। तो मध्यांश कॉर्टेक्स जो मेडुला कॉर्टेक्स है वो तो रक्त वाहिकाएं निर्माण करेगा, और मेन हमारा जो है युग्मक वो है अंडाणु, और अंडाणु का निर्माण कौन करेगी? ग्राफीन पुट्टिका की अंडजनन कोशिकाएं। चलिए अब यहाँ पर इस अंडाशय में अंडाणु बन गया, ठीक है। अभी अंडाशय में अंडाणु बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमें अब देखना है सहायक अंग। ये तो हमने देखा अभी प्राथमिक प्रजनन अंग कि अंडाशय कैसा होता है ना। अब हम देखने हैं सहायक अंग। सहायक अंग देखने से पहले अंडाशय के बारे में एक और जानकारी जी आपको मैं बता देती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। कभी कभार इस अंडाशय की लंबाई और चौड़ाई भी पूछ ली जाती है। तो अगर हम बात करें अंडाशय की लंबाई की, तो अंडाशय की लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, और अगर चौड़ाई पूछ ली जाए तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में है तो हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और शायद मैंने हमारे नर जनन तंत्र में वृषण के बारे में नहीं बताया, तो वो आप यहाँ मेंशन कर लीजिए कि अगर वृषण की आपसे लंबाई पूछे तो लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस के बारे में है, और ये हमारे जो अंडाणु है उसके बारे में है, सॉरी अंडाशय जो है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने इनकी दोनों की लंबाई और चौड़ाई भी देख ली है, और किस प्रकार से ये गर्भाशय भित्ति और उससे जुड़ा होता है वो भी हमने देख लिया है। और इसका मेन कार्य क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय में ही अंडे का निर्माण होता है। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा, हमें पढ़ना है सहायक अंग। तो सहायक अंग में हम सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं हम अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसी को कहते हैं ओवेरी डक्ट। आप इसको ओवेरी डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप ओवेरी डक्ट भी बोल सकते हैं, इसी को आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसी को हम कहेंगे डिंब वाहिनी, या इसी को हम कहेंगे गर्भाशय वाहिनी, ठीक है। डिंब वाहिनी या गर्भाशय वाहिनी। तो अब हमें जो सहायक अंग में देखना है, तो सहायक अंग में हम सबसे पहले देखने वाले है अंडवाहिनी, ओवेरी डक्ट कैसी होती है, फैलोपियन ट्यूब कैसी होती है, और इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखो जो ये मानव जनन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर देखिए कि ये हमारा जो यहाँ से गर्भाशय शुरू होता है, ये जो पूरा पार्ट बना हुआ है यहाँ से इधर से, ये गर्भाशय का भाग है। इस गर्भाशय से देखो कि जो ये वाली संरचना निकली हुई है, इस संरचना को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसे कहते हैं अंडवाहिनी, ठीक है। अब इस अंडवाहिनी का कार्य क्या है, ये कितने भागों में बटी होती है, और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, है ना, तो वो निषेचन की प्रक्रिया इस अंडवाहिनी में किस भाग में होती है। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अगर हम अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये 3 भागों में बटी होती है। इसका पहला भाग होता है वो कहलाता है स्टेमस, जो कि सीधा गर्भाशय से जुड़ा होता है, मतलब अंडवाहिनी जहाँ से गर्भाशय से जुड़ी होती है वो भाग इसका कहलाता है स्टेमस, ठीक है। और इस स्टेमस से आगे फिर ये कुछ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मतलब फूले हुए आकार जैसी होती है थोड़ी, है ना, तो उसको कहते हैं तुम्बिका, या जिसे कहते हैं एम्फूला। क्या कहते हैं? एम्फूला। तो पहला भाग एक तो इसका हो गया स्टेमस, ठीक है। दूसरा इसका भाग हो गया जिसे हम कहेंगे एम्फूला, फूला हुआ चौड़ा भाग। फिर एम्फूला से आगे ये वापस से क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, पतली हो जाती है, लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल एक पंजे जैसी आकृति बना देती है। पंजे जैसी आकृति समझ लो, या हमारे हाथ का स्ट्रक्चर देख लो, सेम वैसे ही ये हाथ के स्ट्रक्चर जैसे दिखती है। इसके आगे ये जो उंगलीनुमा संरचनाएं होती है ना, इन उंगलीनुमा संरचना को कहते हैं झालर, या इसे कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी या झालर, या इसे ही कहते हैं फिम्बरी। और इस पूरे पंजे रूपी भाग को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, या इसे कहते हैं कीपक, ठीक है। इनफंडिबुलम या इसे कहते हैं कीपक। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो अब देखिए कि जो ये हमने 3 भाग देखे, एक तो हो गया यहाँ पर स्टेमस, एक हो गया यहाँ पे एम्फूला, और एक आपका हो गया इनफंडिबुलम, है ना, जिसे हम कीपक कहेंगे। अब किस प्रकार से ये फैलोपियन ट्यूब काम करेगी, है ना, ये फैलोपियन ट्यूब किस प्रकार से काम करेगी। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो जैसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस अंडे को इस फैलोपियन नलिका में जाना है, तो देखो अंडाणु जो होता है ना वो एक अचल कोशिका है,
यानी वो खुद तो चल के जा नहीं सकता, तो फिर फैलोपियन ट्यूब में ये पहुँचेगा कैसे? तो फैलोपियन ट्यूब में ये किस प्रकार से पहुँचता है? तो पहले तो एक चीज़ देखिएगा, इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोटी छोटी सीलिया की संरचनाएं होती है ना, रेशेदार संरचनाएं होती है जो लगातार ऐसे हिलती रहती है ना। तो वो क्या करती है कि जब ये अंडाणु इसमें प्रवेश करता है तो इस पूरी नलिका में इसको एम्फुला तक लाने का कार्य करती है। ये तो बात की बात है। पहले तो इस अंडाशय से ये अंडाणु इसमें आए कैसे? तो देखो जो इसकी ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो ये उंगलीनुमा संरचनाएं होती है ना, ये भी लगातार मूवमेंट करती रहती है, ये भी लगातार गति करती रहती है। जैसे कि मेरे अभी हाथ को देखो कि जैसे मैं अपनी फिंगर्स को कैसे गति करवा रही हूँ, वैसे धीरे धीरे ये भी गति करती रहती है। तो जैसे ही जो अंडा है वो इस अंडाशय से बाहर निकलता है और बाहर निकल के जैसे इसके पास में आता है तो ये क्या करती है, कंटिन्यू मूवमेंट कर रही है इस तरीके से, तो उस अंडाणु को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, उस अंडाणु को पकड़ लेती है और पकड़कर अपने अंदर ले जाती है। तो अब यहाँ पर ये अंडाणु इसके अंदर आ गया, अब ये अंडाणु इसके अंदर तो आ गया, लेकिन ये आगे तक कैसे जाए? तो आगे तक जाने के लिए मैंने बताया कि इसमें ये रेशेदार संरचनाएं होती है, ये भी कंटिन्यू हिलती रहती है ना, तो ये क्या करती है, इसकी गति को सहायक बनाती है। चलिए, अब अंडा यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब में इसके प्रारंभिक भाग इनफंडिबुलम, जिसे हम कीपक कहते हैं, कीपक का मतलब ही होता है कीप की जैसे पकड़ने का कार्य है ना, तो इसको पकड़ लिया, इसको अपने अंदर डाल लिया और अब यहाँ पे आ गई। अब ये कहाँ जाएगा, ये अंडाणु जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब के जो चौड़ा भाग होता है इस फैलोपियन ट्यूब का, उसको कहते हैं एम्फुला। इस एम्फुला में आके रुक जाएगा, इस एम्फुला में आके रुक जाएगा। अब यहाँ पर ये एम्फुला में कितने टाइम तक रुका हुआ रहता है? तो देखो, एक अंडाणु की, एक अंडे की, है ना, एक अंडे का जो समय होता है वो होता है 48 घंटे। कितने टाइम? 48 घंटे। ठीक है, अब 48 घंटे तक ये अंडा यहाँ पर रहेगा। अब इस समय में अगर इस 48 घंटों के दौरान इंटरसेक्सुअल होता है, सेक्स होता है, तो शुक्राणु जो है वो योनि मार्ग के द्वारा इस गर्भाशय में प्रवेश करेगा और गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु जो है फैलोपियन नलिका में आएगा और जब शुक्राणु इस फैलोपियन नलिका में आ जाएगा तो इस अंडाणु के पास आएगा और क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन होता है, या यूँ कह दो कि यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और उसी को कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया, या उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखो प्रश्न यहाँ से बनता है, ये अंडवाहिनी यहाँ पर इस मादा जनन तंत्र में इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो कि ये अंडाणु को अपने अंदर लेती है। ठीक है, अंडाणु को जब ये अपने अंदर लेती है तो उसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य है कि अंडाणु का संग्रह करना। कब तक? जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो जाती है ना। तो निषेचन की प्रक्रिया होने तक अंडाणु को अपने अंदर संग्रहित करके रखती है, पहला इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम। दूसरा, जब तक संग्रहित करके रखती है तब तक उसको पोषण भी प्रदान करती है, तो अंडाणु को पोषण भी प्रदान करती है। ठीक है, और तीसरी इसका मेन काम जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो इसी के भाग किस में होती है? एम्फुला में होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब जब यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ जाएंगे, निषेचन की प्रक्रिया हो गई है, तो यहाँ से अब ये भ्रूण को कहाँ छोड़ दिया जाएगा? इस गर्भाशय गुहा के अंदर। कहाँ छोड़ दिया जाएगा? गर्भाशय गुहा के अंदर। तो फैलोपियन नलिका जो है वो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु के दौरान जो युग्मनज बनता है उस जाइगोट को गर्भाशय गुहा तक भी लेके जाती है, ये भी इसका कार्य है। चलिए, अब ये हमने पढ़ा था सहायक अंग के अंदर पहला अंग जो था अंडवाहिनी। फिर हम देखेंगे दूसरा जो सहायक अंग होता है वो होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय का तो कार्य आपको सभी को पता है कि गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय के अंदर ही क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण जो है वो 9 महीने तक यहीं पर रहता है इस गर्भाशय के अंदर, और यहीं पर जो एक प्लेसेंटा नामक की संरचना होती है उसके द्वारा इस भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय भी क्या है? एक सहायक अंग है। ठीक है, फिर गर्भाशय के आगे यहाँ पर देखिए ये होती है गर्भाशय ग्रीवा। तो ये गर्भाशय ग्रीवा जो होती है ये क्या कार्य करती है? इस गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा ही बच्चे के जन्म के समय में भ्रूण जो है गर्भाशय गुहा से निकलकर कहाँ आता है? गर्भाशय ग्रीवा में आता है। तो ये भी क्या हो गई? सहायक अंग हो गई गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय यानी यूटेरस और गर्भाशय ग्रीवा यानी सीरेक्स। ठीक है, अब गर्भाशय ग्रीवा के अलावा और कौन से सहायक अंग हैं? तो और सहायक अंग की हम बात करें तो बाद में आती है योनि, जिसे हम कहते हैं वेजाइना, है ना, योनि या वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये योनि या वेजाइना भी सहायक अंग हो गई। चलिए, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ पढ़नी है ना। जितनी भी एक्सटर्नल सेंसरीज है वो किस प्रकार से मादा जनन तंत्र में सहायक होती है तो वो देखनी है। ठीक है, तो ये बाह्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमें पढ़ना है, देखना है, और योनि के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है प्राथमिक प्रजनन अंग जिसे है अंडाशय। अंडाशय के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद सहायक अंग में हमने देखा अंडवाहिनी, ओवरी डक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में कि गर्भाशय में गर्भाशय गुहा होती है जिस
जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। अब देखो इस गर्भाशय के भी 3 स्तर होते हैं। ये गर्भाशय जो स्वयं है वो 3 स्तर से निर्मित होता है। पहला जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसको कहते हैं गर्भाशय परिगर्भाशय, क्या कहते हैं, परिगर्भाशय, ठीक है। और जो आंतरिक स्तर होता है उसे कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, और सबसे अंदर वाला स्तर जो होता है वो गर्भाशय अंतर स्तर। जो मादा के अंदर है ना, स्त्रियों के अंदर जो रजोधर्म होता है, रजो चक्र होता है ना, जिसको मेंस्ट्रुएशन टाइम कहते हैं ना, वो जो होता है वो इस आंतरिक स्तर के कारण ही होता है। किस प्रकार से ये उसमें सहायता करता है वो हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जब आर्तव चक्र देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन टाइम के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, ठीक है, और गर्भाशय ही जो है वो भ्रूण को अपने अंदर मतलब भ्रूण को विकसित करता है। चलिए फिर उसके बाद में अब देखना है हमें योनि वेजाइना, कि योनि वेजाइना किस प्रकार से दिखती है, उसकी संरचना कैसी है और किस प्रकार से वो कार्य करती है शिशु के जन्म के समय में, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और आपको जो मेन बातें हैं वो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको याद रखना है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जहाँ पर हमारी ग्राफियन पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जहाँ पर हमारी अंडजनन कोशिका पाई जाती है, जो अंडजनन की क्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है। ये मेन है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एक पॉइंट वो हो गया हमारा। और फिर सेकंड पॉइंट, अंडवाहिनी में किस जगह निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्फुला जिसे कहते हैं तुम्बिका, यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट तो मेन है ही इस टॉपिक के, तो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हमने देख लिया था कि ना कौन कौन से प्राथमिक प्रजनन अंग होते थे। प्राथमिक प्रजनन अंग हुए थे अंडाशय, ठीक है। अब देखिए कि अंडाशय में एक जानकारी और हमें चाहिए कि जो मादा जनन तंत्र है तो उसमें कुछ हार्मोन्स का भी रोल होता है ना, पूरे मादा जनन तंत्र के अंदर हार्मोन्स का भी रोल होता है। वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, तो देखिए कि अंडाशय जो है, इस अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में क्या अंतर है, इन दोनों के कार्य क्या है ना। एस्ट्रोजन की हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा ही रिलीज किया जाता है ना। अंडाशय के अंदर जो हमने ग्राफियन पुट्टिकाएं देखी थी, उन ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा ही एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, और जितने भी मादा जनन तंत्र के सहायक अंग है अन्य, उन सहायक अंगों का विकास करता है। सहायक अंग जैसे अंडवाहिनी हुई, गर्भाशय हुआ, योनि हुआ, इन सभी अंगों का विकास जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही होता है, ठीक है। और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा। और महिला के अंदर जितने भी लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे महिला की आवाज़ का धीमा होना है ना, वक्ष का थोड़ा चौड़ा होना, स्तन जो है वो बड़े होना, तो इन सभी लैंगिक लक्षणों का जो है वो विकास कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब देखो कि जब अंडे का बना दिया जाता है और अंडा जब निषेचन की प्रक्रिया कर लेता है ना, तो निषेचन के बाद में यही ग्राफियन पुट्टिकाएँ जो है वो ग्राफियन पुट्टिकाएँ जो है वो कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है, और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ठीक है। भाई एस्ट्रोजन के बारे में पूछे तो एस्ट्रोजन तो ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, और निषेचन के पश्चात जो ग्राफियन पुट्टिकाएं है वो कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाएगी, और उसी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। और जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है ना, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है वो तो जब हम ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें देखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि नारी के सभी लैंगिक लक्षणों का विकास कर रहा था, सभी सहायक अंगों का विकास कर रहा था, तो इसको नारी हार्मोन भी कहते हैं, नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं इसको, एस्ट्रोजन को। इसी को हम सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 इसके उपनाम ध्यान रखना कि नारी विकास हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन, सुंदरता का हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सबसे पहले तो गर्भधारण की जो स्थितियाँ होती है, वो गर्भधारण के लिए जो सहायक होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले तो गर्भधारण के लिए तैयार करता है, स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। और जब स्त्रियाँ गर्भधारण कर लेती है तो उस समय स्त्रियों के अंदर जैसे स्तन के जो है आकार वो बढ़ जाता है ना, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही बढ़ता है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उन्हीं स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का जो स्राव
होता है वो भी किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है, और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उस समय स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का स्राव जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसे गर्भधारण वाला हार्मोन भी कहते हैं, किसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। किसके द्वारा रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, ग्राफन पुट्टिकाओं का ही परिवर्तित रूप है। चलिए, इसके अलावा एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये कब होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये ना गर्भवती स्त्री में जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है ना, तो गर्भवती स्त्री में जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा के द्वारा इस रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तो श्रोणि गुहा को चौड़ा करता है, मतलब प्यूबिक सिम्फिसाइज को थोड़ा चौड़ा करता है, लचीला बनाता है, ताकि शिशु का जन्म अच्छे से हो जाए। और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो वापस उस प्यूबिक सिम्फिसाइज को, जो श्रोणि गुहा की जो नाल जो चौड़ी हो गई थी, उसको वापस अपनी आकृति में लेके आता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो एक तरीके से हम शिशु जन्म के लिए सहायक किसको मान सकते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन को, जो किसके द्वारा रिलीज होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। एस्ट्रोजन ग्राफिन पुट्टिकाओं द्वारा रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा रिलीज होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होता है। और ये सभी के सभी मादा प्रजनन अंग में सहायक है, मादा प्रजनन तंत्र में सहायक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये अब हमने देख लिया। अब आगे हमने उसके बाद भी देखी थी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में कैसे अंडा आता है और कैसे शुक्राणु इससे मिलता है और कैसे निषेचन होता है, वो सब हमने देख लिया। अब हमें देखना है इसकी बाह्य जनेंद्रियां देखनी है, और उसी के साथ हमें देखना है कि योनि की संरचना कैसी होती है, योनि कैसे मतलब सहायक है हमारा जनन तंत्र में। देखिए, बाह्य जनेंद्रिया की यदि हम बात करें तो सबसे बाहर वाला जो ये स्तर होता है ये वसीय उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, वसीय उत्तक का बना होता है। तो थोड़ा सा ये मतलब हल्का सा ये चिकना भी होता है ना, और इसी पे आपको पता है कि मादा के हेयर पाए जाते हैं ना, मादा जनन तंत्र जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं, वहां पर यहाँ पर बाहर की तरफ जो हेयर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर वाला, इसको कहते हैं जगनशेल, इसको कहते हैं मास प्यूबिक। क्या कहते हैं, जगनशेल या मास प्यूबिक। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि एक चमड़ी की मोटी लेयर और होती है। मादा की योनि की यदि हम संरचना देखें तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी त्वचा होती है, जिसे कहते हैं वृहद बंगोष्ठ या जिसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। इस पे भी है ना कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे आंतरिक जो त्वचा होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी मुलायम होती है। ठीक है, उसको कहते हैं लघु बंगोष्ठ, जिसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। इस लेबिया माइनोरा पे किसी भी प्रकार के हेयर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वृहद बंगोष्ठ लेबिया मेजोरा पे तो छोटे छोटे हेयर होते हैं, लेकिन लघु बंगोष्ठ लेबिया माइनोरा पे किसी प्रकार के हेयर नहीं पाए जाते हैं। और इन दोनों लेयर के मध्य जो भी हमारे मादा जनन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सुरक्षित रहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक हम बात करते हैं कि जो सबसे आंतरिक लेयर वो होती है उसको हम कहते हैं, ये लेबिया माइनोरा हो गया। लेबिया माइनोरा की यहाँ पर देखिए कि जहाँ पे वृहद बंगोष्ठ, लेबिया मेजोरा और जगनशेल मिलते हैं, वहाँ पर एक इस चमड़ी का एक लेयर और पाई जाती है जिसे कहते हैं बग शेफ। क्या कहते हैं, बग शेफ। ठीक है, बग शेफ कहेंगे या जिसे कहेंगे क्लाइटोरस। क्या कहेंगे, क्लाइटोरस। तो जैसे नर जनन में अगर हम बात करें, नर जनन तंत्र की यदि हम बात करें तो नर जनन तंत्र में जो शिश्न होता है, पेनिस जो होता है, ठीक है, पेनिस के समान ही मादा के अंदर भी एक अंग होता है जिसे कहते हैं बग शेफ, जिसे कहते हैं क्लाइटोरस। ठीक है, ये होता है। फिर इसके नीचे ही, इसके जस्ट नीचे ही पाया जाता है मूत्र छिद्र या मूत्र मार्ग। ठीक है, ये हो गया मूत्र छिद्र या मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग से नीचे होता है योनि द्वार। क्या होता है, योनि द्वार। तो देखो, मादा के जनन तंत्र के अंदर तीन छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है मूत्र मार्ग जिससे मूत्र का निष्कासन करती है, एक होता है योनि छिद्र। तो योनि छिद्र के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं, एक तो शिशु का जन्म योनि छिद्र के द्वारा ही होता है, दूसरा महिला के अंदर जो रजोधर्म होता है, रजो चक्र जो चलता है जिसे मेंस्ट्रुएशन टाइम, पीरियड टाइम कहते हैं, वो भी योनि छिद्र के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, और एक होता है गुदा जिसके द्वारा मल का निष्कासन किया जाता है। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें नर जनन तंत्र से, तो नर जनन के अंदर मूत्र मार्ग और शुक्राणु को निष्कासन का मार्ग दोनों एक ही थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है जबकि नरों में ये एक ही होते हैं। अब देखिए कि जो योनि द्वार होता है, इस योनि द्वार के ऊपर एक पतली सी झिल्ली की संरचना पाई जाती है। ये भी हमारी त्वचा की ही बनी होती है। इसे कहते हैं हाइमन या इसे कहते हैं योनि अच्छत। क्या कहते हैं, हाइमन या योनि अच्छत। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस समय में ये झिल्ली फटती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसकी वजह से कि भाई जब सेक्स हो रहा है तो ये फट जाती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि अगर
शादी से पहले अगर किसी महिला के शरीर के अंदर ये हाइमन की झिल्ली फटी हुई है तो वो महिला चरित्रहीन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये झिल्ली सिर्फ सेक्स के दौरान ही नहीं फटती है, ये झिल्ली कहीं आंतरिक झटकों के कारण भी फट सकती है। ये बहुत पतली होती है, बहुत लचीली होती है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे जो स्पोर्ट्स में लड़कियाँ होती है ना, जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं उनमें भी ये है ना अतिरिक्त जो है खेल खेलने के दौरान है ना तब फट जाती है। कुछ लड़कियाँ जो होती है वो बहुत जल्दी ही साइकिल चलाना सीख जाती है, तो साइकिल चलाते समय भी ये मतलब झटके से ये फट सकती है। तो इसके होने से हम किसी महिला के चरित्र को नहीं माप सकते हैं ना। तो ये भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में चल रही है तो ये गलत है कि ये अगर ये शादी से पहले फट गई है तो महिला चरित्रहीन होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं फटने के, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप तो पढ़ने वाले व्यक्ति है, आप पढ़ रहे हैं तो आप तो जागरूक है ही, साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को जिनमें ये भ्रांतियाँ हैं उनको भी ये जागरूक जरूर कीजिएगा कि जो इसके बारे में उन्होंने भ्रांति रख रखी है वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो ये हाइमन वो परत होती है, वो झिल्ली होती है जो कहते हैं कि प्रथम सेक्स के दौरान ही फटती है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में देखो कि इस योनि द्वार पे ही पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। क्या होती है? बार्थोलिन ग्रंथियाँ, जो कि हमें किस में पढ़नी थी? सहायक ग्रंथियों में। सहायक ग्रंथियों में हमें स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्तन ग्रंथि के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं बार्थोलिन ग्रंथि का क्या कार्य होता है। बार्थोलिन ग्रंथि के द्वारा जो है एक श्लेष्मा का मतलब श्लेष्मा स्रावित किया जाता है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। और ये जो म्यूकस होता है वो योनि को चिकना बनाए रखता है, लचीला बनाए रखता है, ताकि सेक्स के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो और सेकेंडली जब बच्चे का जन्म हो तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य ये है योनि को चिकना बनाए रखना। चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने ये मारा जनन तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा हमने, प्राथमिक प्रजनन अंग, सहायक अंग और सहायक ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथि के बारे में जब हम आर्तव चक्र नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना, रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन टाइम जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्तन ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे मारा जनन तंत्र में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट थे, जहाँ जहाँ से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इसके रिलेटेड सारे हार्मोन्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। जो मेन अंग थे जैसे अंडवाहिनी हुआ, अंडाशय हुआ, इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अंडे का निर्माण किस प्रकार हुआ, किन कोशिकाओं, किन पुट्टिकाओं के द्वारा हुआ, वो हमने देखा। उसके बाद अंडा किस प्रकार से फैलोपियन नलिका में पहुंचा, एम्फुला में पहुंचा, और एम्फुला में अंडा पहुंच गया तो फिर शुक्राणु किस प्रकार से उसके पास पहुंचा, और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमने आज हमारे इस मारा जनन तंत्र में अच्छे से देख ली है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आगे हमारी ये तंत्र वाली सीरीज़ कंप्लीट करते रहेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और इनसे नोट्स भी आप तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो मेरा वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काटते हैं।